हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें अब हम एनर्जी बैलेंस फॉर एनी सिस्टम अंडरगोइंग एनी काइंड ऑफ प्रोसेस, ठीक है, ये करेंगे। मींस एनी सिस्टम, ध्यान दीजिएगा कि एनी सिस्टम, कोई भी सिस्टम हो और किसी भी तरीके के प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो उसके लिए हम एनर्जी बैलेंस को यहां पर स्टडी करेंगे। तो एनर्जी बैलेंस क्या होता है? तो एनर्जी बैलेंस हमने पीछे ऑलरेडी पढ़ा ही है। किसके लिए एनर्जी बैलेंस कर रहे हैं? सिस्टम के लिए एनर्जी बैलेंस कर रहे हैं। तो सिस्टम जो है अपनी एनर्जी को चेंज करता है या नहीं करता है, ठीक है। कब नहीं करता? जब कोई प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है उस टाइम में वो अपनी एनर्जी को, उसके अंदर एनर्जी चेंजेस आता है या नहीं आता, इस चीज को हम इक्वेशन के तौर पे स्टडी करेंगे। तो देखिए क्या इक्वेशन होगी इसकी, कि यदि कोई सिस्टम चेंज करता है, यदि कोई सिस्टम चेंज करता है एनर्जी को, मींस सिस्टम की एनर्जी चेंज होती है, तो हम कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे? तो हम उसको कैलकुलेट करेंगे कि सिस्टम में ऑलरेडी कितनी एनर्जी थी, बाद में सिस्टम में कितनी एनर्जी बची रही, उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के बाद उसका डिफरेंस जो होगा वो हमारा एनर्जी चेंज होगा सिस्टम के अंदर। मींस एक चीज यदि देखी जाए तो एनर्जी इन सिस्टम बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस और एनर्जी इन सिस्टम आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस, ये यदि हमें पता है, सपोज करो ई बिफोर, कोई अमाउंट है एनर्जी का सिस्टम के अंदर, उसको हम ई ए से या ई वन, इससे हम डिनोट करते हैं। चलिए ई वन कहते हैं कि सिस्टम के अंदर ऑलरेडी ई वन एनर्जी थी। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हमने फिर देखा कि एनर्जी E2 है। मींस पहले से कुछ ना कुछ चेंज, अभी चाहे E2 हमारी कम हो पहले से या E2 सिस्टम के अंदर ज्यादा हो गई हो, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो सिस्टम की एनर्जी चेंज होगा किसी भी प्रोसेस के टाइम में, और वही एनर्जी बैलेंस होगा। मींस E1 माइनस E2, ये हमारा एनर्जी चेंज हो जाएगा सिस्टम में, ठीक है। हमने कहा ये E2 E1 से कम भी हो सकती है या ज्यादा भी हो सकती है। E1 माइनस E2 यदि ये कम है, यदि ये कम है तो सिस्टम ने एनर्जी को, इसका मतलब अपने पास से खर्च कर दिया प्रोसेस के टाइम में। ये चीज हम ऑलरेडी प्रोसेस के अंदर पढ़ चुके हैं। क्या करता था? इंटरनल एनर्जी को एनर्जी कंज्यूम की और वर्क डन कर दिया था। एक प्रोसेस ऐसा था जिसमें इंटरनल एनर्जी को कंज्यूम किया गया था।
वहां यही तो हो रहा था कि E2 जो फाइनल एनर्जी सिस्टम के अंदर बची थी वो कम थी, पहले सिस्टम में ज्यादा थी, तो वर्क में कन्वर्ट हो गई थी। और कितनी वर्क में कन्वर्ट होगी? जो डिफरेंस आया, ये जो एनर्जी का डिफरेंस होगा वही तो वर्क में कन्वर्ट होगा, तो वो वर्क में कन्वर्ट हो गई थी। तो ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब हम इसको एक एग्जैक्ट फॉर्म में लिखेंगे, तो इसको हटा देते हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था ताकि इजीली समझ में आ सके। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, कभी कभी सिस्टम में ऐसा हो, सिस्टम की एनर्जी से कोई मतलब नहीं है, इस सिस्टम के अंदर जो एनर्जी थी, सिस्टम के अंदर बाहर से एनर्जी जा रही है और उससे निकल रही है। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? एक तो हमने सिस्टम क्या पढ़ा कि सिस्टम के अंदर एनर्जी को हमने ई इन किया और सिस्टम से ई आउट एनर्जी निकल गई। ध्यान दीजिएगा, इसको हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, यहां पर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ई इन ई आउट। और हम कहते हैं कि चलो सिस्टम का जो खुद का एनर्जी लेवल है, इसका खुद का भी एनर्जी लेवल है, इसके पास कोई एनर्जी ई ए है, उसमें हम कोई चीज नहीं कहते, हम सिर्फ इसको कंसिडर कर रहे हैं, ये ई इन जो गई, ई आउट जो, इसके चेंज को यदि मेजर करना है तो हम क्या कहेंगे कि जितना ई इन हुई है जितना ई आउट हुई है उनका डिफरेंस जो होगा वो एनर्जी बैलेंस हो जाएगा, एनर्जी चेंज के बराबर होगा। तो यहां पर हम इसी चीज की स्टडी करते हैं कि एनर्जी बैलेंस फॉर एनी सिस्टम अंडरगोइंग एनी काइंड ऑफ प्रोसेस, तो ई इन, ये ई इन हुई है माइनस ई आउट इज इक्वल टू डेल्टा ई सिस्टम। और ये जो एनर्जी ई इन और ई आउट है, इनको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये हीट फॉर्म, हीट, मास, वर्क, इन तीनों में से किसी भी फॉर्म में हो सकती है, ई इन भी और ई आउट भी। याद आ रहा है आपको? हम इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, थ्री फॉर्म्स, जब हमने जनरल इक्वेशन बनाई थी एनर्जी बैलेंस के लिए। और ये जो डेल्टा ई सिस्टम होगा, ये जो चेंज है वो किस किस चीजों में चेंज होगा, इसको भी हम ओवरऑल व्यू में देखेंगे। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल, इन तीन चीजों में ये चेंज करेगा। अब ये जो एनी सिस्टम, ये एनी सिस्टम हमारा ओपन सिस्टम भी हो सकता है और क्लोज्ड सिस्टम भी हो सकता है, तो दोनों को ही कंसीडर किया गया है, चाहे वो ओपन है चाहे वो क्लोज्ड है, जिसकी वजह से हमने के और पी को भी कंसीडर करना होगा। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, मेन बेसिक यही इसके अंदर है। चलिए, तो एनर्जी का आगे रेट फॉर्म निकालेंगे। रेट फॉर्म सिंपली मींस वर्क का रेट या एनर्जी का रेट या हीट ट्रांसफर रेट, ठीक है ना, मींस टाइम के रेस्पेक्ट में हमें इसे देखना है। तो रेट फॉर्म क्या होगा, इसको टोटल टाइम से हम डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा रेट फॉर्म हो जाएगा। ये जो
डॉट है ये हमारा ई इन डेल्टा टी को शो कर रहा है, टाइम को। इसके इक्वली हमारा ये ई डॉट इन लिखा है हमने। ऐसे ई आउट लिखेंगे, ई आउट अपॉन डेल्टा टी, ये हमारा ई आउट है। तो इज इक्वल टू, अब जो एनर्जी चेंज है उसको हम क्या लिखेंगे, वो क्या था, वो तो हमारा डेल्टा ई सिस्टम और अपॉन में डेल्टा टी। तो यदि हम इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर है। डिफरेंशियल फॉर्म में यदि हमें लिखना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको लिख दिया है। यहां पर डी क्यों लिखा है, डी क्योंकि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा, ये ध्यान रखना है आपको, एग्जैक्ट डिफरेंशियल। क्योंकि हमने पढ़ा है डेल्टा डब्ल्यू, तो डेल्टा डब्ल्यू जो कि वर्क के अमाउंट को शो करता है, और अपोन में डेल्टा टी, इसको हम डी डब्ल्यू डी टी नहीं लिख सकते। ठीक है, क्योंकि इसको हम जो कहते हैं एक तरीके से एग्जैक्टनेस में हम इसको लेके नहीं जाएंगे, वो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। इसको सिर्फ हम क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू डॉट। यह एक पर्टिकुलर कंडीशन जब होगी तब हम इसको डी डब्ल्यू डी टी, जब कुछ चीज फिक्स हो तब हम इसको डी डब्ल्यू डी टी लिख सकते हैं मैथमेटिकली। चलिए आगे चलते हैं। कांस्टेंट रेट, रेट फॉर्म तो हो गई, ठीक है। सपोज करो ये जो हमारा ई इन है, अब जिसको हम कह रहे हैं कि ये हमारा ई इन अपॉन में डेल्टा टी है, ये है, और ये रेट है। लेकिन यदि ये रेट फ्लक्चुएट करता है, फ्लक्चुएशन समझते हो आप, कि एक तो कांस्टेंट रेट के साथ में, मीन सपोज करो कि ये ई इन जो है इसमें सिर्फ हीट एनर्जी है, क्यों है, तो मीन्स क्यू डॉट, यदि इसमें सिर्फ एक ही फॉर्म को हम कंसीडर करें क्यू को, हीट को, तो क्यू डॉट, तो ये जो हमारी क्यू डॉट है ये उस डेल्टा टाइम में हमने निकाली, कैसे, क्यू अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, रेट आ गया क्यू डॉट। यदि ये क्यू डॉट हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट कैसे, एक पर्टिकुलर टाइम लिया डेल्टा टी वन, एक पर्टिकुलर फिर टाइम लिया डेल्टा टी टू, फिर टाइम लिया एक डेल्टा टी थ्री, और ये तीनों ही बराबर हैं, डेल्टा टी वन इक्वल टू डेल्टा टी टू और इक्वल टू डेल्टा टी थ्री। टाइम तो बराबर लिए हमने, लेकिन तीनों ही बार जब हमने हीट को देखा, क्यों ट्रांसफर देखा, तो तीनों बार ये अलग अलग फ्लो कर रही थी। तो ऑब्वियस सी बात है कि क्यू अपॉन में डेल्टा टी वन, जबकि टाइम तीनों का बराबर है, ये क्यू ए आई, इससे क्यू बी हो गई, ये क्यू ए, ये क्यू बी और ये क्यू सी, ये डिफरेंट है। तो आया क्या, रेट, आया तो रेट ही है, लेकिन तीनों का रेट डिफरेंट आया है सेम टाइम स्पैन में। तो इसका मतलब क्या है कि ये
कांस्टेंट रेट नहीं हुआ। क्यू ए डॉट क्यू बी डॉट के इक्वल नहीं है, मीन्स आपस में ये तीनों बराबर नहीं है। लेकिन यदि ये बराबर है मीन्स कांस्टेंट रेट पर है। तो यदि रेट कांस्टेंट है तो यदि हमें Q को टोटल निकालना है तो हम क्या करेंगे, Q डॉट इंटू डेल्टा टी। W को यदि हमें निकालना है तो W डॉट इंटू डेल्टा टी, और डेल्टा E को डेल्टा E टोटल एनर्जी चेंज, वो कैसे निकलेगा, DE सिस्टम DT और इंटू डेल्टा टी। ये तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये फॉर कांस्टेंट रेट, यदि रेट कांस्टेंट है Q डॉट हो, W डॉट हो या DE DT ये सेम है, तो हम इसको टोटल हीट, टोटल वर्क, टोटल एनर्जी चेंज ये निकाल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। पर यूनिट मास, अभी हमने पर यूनिट टाइम पे देखा, अब हम पर यूनिट मास पे देखेंगे। तो जैसे कि हमारा ई इन को हम टोटल मास से डिवाइड कर दें तो वो हमारा ई इन से हम डिनोट कर देते हैं इसको, ये आ जाएगा। तो पर यूनिट मास की पूरी ही इक्वेशन चेंज हो जाएगी। कैपिटल को हम इस पोल में लिख देंगे, ई इन माइनस ई आउट इज इक्वल टू डीई सिस्टम डेल्टा ई सिस्टम। ठीक है, इसका वही किलो जूल पर केजी ये हो। यदि डिफरेंशियल फॉर्म लिखना चाहें, डिफरेंशियल फॉर्म, तो डिफरेंशियल फॉर्म में डेल्टा ई इन डेल्टा ई आउट ये डिफरेंशियल फॉर्म इज इक्वल टू डीई सिस्टम, ये डिफरेंशियल फॉर्म। ये तो हो गई एनर्जी की विद टोटल मास, ये विद टोटल मास, जब टोटल मास में हम कंसीडर करेंगे। और डेल्टा ई इन डेल्टा ई आउट इज इक्वल टू डीई सिस्टम, ये हो गई पर यूनिट मास पर। चलिए अब एक टॉपिक को हम स्टडी करेंगे, क्लोज्ड स्टेशनरी सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम तो अभी तक आपने पढ़ा, स्टेशनरी सिस्टम आपने अभी नहीं पढ़ा है। तो ये अभी हमें पता है कि क्लोज्ड सिस्टम क्या होता है, वो आपने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। अब बात आती है स्टेशनरी सिस्टम की। स्टेशनरी सिस्टम ऐसा सिस्टम जहां पर सिस्टम मूव ना करे, एक्सपेंड तो करे, एक्सपेंड तो होगा लेकिन मूव ना करे। मूवमेंट नहीं होगी। एक्सपेंड कर सकता है। एक्सपेंड में और मूवमेंट में फर्क क्या है, सपोज कि ये हमारा सिस्टम है,
और ये सिस्टम की बाउंड्री। क्लियर है? ये हो गई सिस्टम की बाउंड्री। ये हो गया हमारा पिस्टन। क्लियर है? तो क्या होगा, सिस्टम यहीं रहना है, सिस्टम की ये बाउंड्री फिक्स रहनी है, इससे बाहर मूव नहीं करेगा, इससे बाहर मूव नहीं करेगा। ये तो चेंज होने वाली है ही, बस क्या होगा, एक्सपेंड हो जाती है। कंप्रेस करेंगे तो बाउंड्री छोटी हो जाएगी, पिस्टन को ऊपर की ओर मूव करेंगे, ये ऊपर की तरफ मूव किया तो बाउंड्री ये हो गई, नीचे की तरफ मूव किया तो, जब ऊपर जाने के बाद नीचे की तरफ मूव करेंगे पिस्टन को, ये पिस्टन है, ये आपने ऑलरेडी स्टडी कर लिया, तो यही बाउंड्री हमारी, या कहीं सिस्टम हमारा बड़ा हो जाएगा, लेकिन इससे बाहर नहीं जाने वाला। अब आप कहोगे कि मूविंग सिस्टम कौन सा है, फिर तो आगे स्टडी करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। जो हमने ऑलरेडी पढ़े थे वो कंट्रोल वॉल्यूम, तो वो सब हमारे नॉन स्टेशनरी होते हैं। और जो ये आईसी इंजन है, ये क्या है, हमारा आईसी इंजन है। यदि आप प्रैक्टिकली देखोगे तो सिस्टम यहां से बाहर निकल जाता है, लेकिन हमारा जो एक डेफिनेट वर्क होता है उसको करने के बाद। आप सोचो कि सर इसमें भी तो मतलब एयर फ्यूल मिक्सचर आएगा, बर्निंग होगी और बाहर निकल जाएगा, सिस्टम तो हमारा निकल गया बाहर। आप कह रहे हो कि ये अंदर ही रहने, ड्यूरिंग द प्रोसेस, आप देखना ये कंप्लीट, जब ये साइकिल हमें जिस पर्पज के लिए हमने इसको एंटर कराया है, किस पर्पज के लिए, वर्क पर्पज के लिए, उस टाइम के दौरान इसमें किसी प्रकार का ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करता है। फाइनली जब हम इसको बाहर निकाल रहे होते हैं तब ये हमारे काम का नहीं होता। तो जब ये काम का ही नहीं है तो फिर स्टडी में क्यों लेके आएंगे हम तब तक स्टडी में लेके आएंगे जब तक ये हमारे काम का है, और जब तक ये काम का है जब तक ये स्टेशनरी फॉर्म में ही काम कर देता है, स्टेशनरी बना रहेगा और काम हमारे कर देगा। तो इसलिए ये हमारा क्लोज्ड स्टेशनरी सिस्टम होता है। और डीप में स्टडी कर लेंगे, अभी ये कंप्लीटली आया भी नहीं है, तब हम स्टडी करेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो क्लोज्ड स्टेशनरी सिस्टम, तो यहां पर ये जो सिस्टम है ये मूव नहीं करना, ये मूव नहीं करेगा, मींस ये जो बाउंड्री है इसकी, इसको क्रॉस नहीं करेगा, ये बाउंड्री बस एक्सपेंड कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। तो ऐसे उसको हम क्लोज्ड स्टेशनरी सिस्टम कहते हैं। क्लियर है ये बात आपको? आई होप आपको समझ में आ गई कि सिस्टम को हमने एयर फ्यूल को अंदर लिया, वहां तक उसको कंसिडर नहीं करना है क्योंकि वो तो अंदर इसको लेके आना ही है। अब जो आगे प्रोसेस स्टार्ट होगा, कंप्रेस करना, बर्निंग करना, वर्क लेना, ठीक है, और जो बचा वेस्टेज, हम सिस्टम को बाहर नहीं निकाल रहे, वेस्टेज को बाहर निकालते हैं, स्मोक वगैरह जो बनती है बाद में फाइनल में, उसको बाहर निकालते हैं। तो चलिए, अब नेक्स्ट आता है साइकिल, नेक्स्ट आएगा आप साइकिल।
देखिए इसके अंदर हमने स्टडी क्या की थी कि फ्यूल और एयर इन करता है। अभी आप एयर को भी भूल जाइए, फ्यूल को याद रखिए। यहां से फ्यूल की एंट्री होती है, ये आ गया हमारा इसके अंदर फ्यूल। फ्यूल को अंदर लेना भी एक प्रोसेस है जिसको हम इनटेक प्रोसेस या सक्शन प्रोसेस भी कहते हैं। इनटेक या फिर सक्शन प्रोसेस, शक करता है। तो ये पहला प्रोसेस हुआ। जैसे ही इंजन स्टार्ट हुआ, और ये क्या है इसका पॉइंट, इसको हमने ऑलरेडी पढ़ा था, टीडीसी, टॉप डेड सेंटर। इंजन का जब टॉपिक आएगा उसमें हम डिटेल्ड में जाएंगे, और इसको हम कहते हैं बीडीसी, बॉटम डेड सेंटर। तो टीडीसी से बीडीसी की तरफ पिस्टन मूव किया, ठीक है। और प्रोसेस 1 स्टार्ट हुआ, ठीक है। अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए, अदरवाइज ये पिस्टन जो ये मूव कर रहा है नीचे सक्शन प्रेस उसके हम लेते ही नहीं है, ठीक है। जब हम आगे पढ़ेंगे तो सक्शन प्रोसेस को हम लेंगे ही नहीं। क्योंकि हम जो स्टडी करेंगे फिर वो इसके आने के बाद स्टडी स्टार्ट होती है। हमने अभी क्या कहा कि एंट्री हो जाने के बाद कंसीडर, और जब तक इसमें है तब तक स्टडी, जैसे इससे बाहर में निकलेगा तो भी नहीं। तो चलिए यहां से हम स्टार्ट कर, प्रोसेस 1 स्टार्ट करता है, ठीक है। और फ्यूल इसके अंदर एंटर करता है, क्लियर है। तो पहला टारगेट कंप्लीट, फ्यूल ने एंट्री ली। दूसरी बार ये बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करेगा पिस्टन, ठीक है। पिस्टन मूव, तो प्रोसेस इसको फर्स्ट, प्रोसेस सेकंड स्टार्ट, ठीक है। यहां आ गया था बीडीसी, दूसरे में यहां से लो आप या यहां से लो, यहां से ऊपर जाना शुरू करेगा, ठीक है। अब आप कहोगे कि बीडीसी ये कंसीडर किया जाए या ये कंसीडर किया जाए, तो बीडीसी हम इसको लेते हैं जो पिस्टन का अपर होता है। तो यहां तक ये आया था, यहां तक, तो ये हमारा यहां से ऊपर मूव करना शुरू करेगा और यहां तक मूव करेगा, यहां तक मूव करेगा टीडीसी तक। अब ये जो ऊपर का स्पेस बचा है, ये किस लिए छोड़ा गया है, इसी के अंदर इसको कंप्रेस किया जाएगा, इस छोटे से रीजन में, इसी स्पेस में इसको कंप्रेस किया जाएगा। कंप्रेस करके भी तो कहीं वो रखा जाएगा ना, तो सिर्फ इतने से पोर्शन में रखा जाएगा। यहां तक तो पिस्टन आ जाएगा टीडीसी तक, तो थोड़ा सा हम स्पेस इसके अंदर छोड़ के रखते हैं। तो यहां भी ये हल्का सा स्पेस यहां पर होगा, तो टीडीसी कहां होगा, इस छोटे से स्पेस के नीचे टीडीसी होगा। तो इसमें क्या है, फ्यूल का कंप्रेशन, इसमें टारगेट क्या है, फ्यूल को कंप्रेस करना है, तो फ्यूल का कंप्रेशन होना है।
अब नेक्स्ट में क्या करना है, नेक्स्ट में पिस्टन फिर नीचे की ओर मूव करेगा और पिस्टन हमारा यहां आ जाएगा बीडीसी पर। तो फिर से टीडीसी टू बीडीसी आएगा, और बर्निंग ऑफ फ्यूल प्लस डाउनवर्ड थ्रस्ट। ये यहां पे टारगेट होता है, इसको जलाना भी है और ये इसको थ्रस्ट भी देता है पिस्टन को नीचे की ओर मूव करने की। और यही हमारा टाइम है, यहीं से हम वर्क को रिसीव भी करते, इसी प्रोसेस में हम वर्क को रिसीव करते। थर्ड प्रोसेस हो गया, ठीक है। और भी ज्यादा रिफाइन जब हम आगे जाएंगे तो ज्यादा रिफाइन होएगा और ये थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो अभी तो हम आपको सिर्फ इसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं, मोटा मोटी जो आपको समझ में आ जाए। तो ये हुआ, इस प्रोसेस में क्या हुआ, बर्निंग हुई फ्यूल की, डाउनवर्ड थ्रस्ट लगेगी पिस्टन के ऊपर और वर्क को हम रिसीव कर लेंगे। इसको हम पावर स्ट्रोक कहते हैं, पावर स्ट्रोक, पावर प्रोसेस, ठीक है। ये हमारा सक्शन स्ट्रोक, सक्शन प्रोसेस, इनटेक प्रोसेस, इन नाम से ये जाना जाता है। फोर्थ, फिर जो यहां पर अब पावर मिल जाएगी, पिस्टन यहां पर आ जाएगा, इसके ऊपर जो बचा है वो वेस्ट बचा है, वेस्ट। अब उस वेस्ट को बाहर निकालना है, उस वेस्ट को यहां से बाहर निकाल देते, ठीक। तो यहां पर फिर बीडीसी से नीचे से पिस्टन ऊपर धकेलता हुआ इसको जाएगा, पुश करेगा वेस्ट को और बाहर निकाल देगा। तो पिस्टन फिर बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करेगा, और प्रोसेस फोर्थ को स्टार्ट करेगा, ठीक। और इसमें क्या करता है, ये एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट करता है ऑफ वेस्ट, जो कि स्मोक वगैरह है, ठीक। ये हमारा टारगेट है, ठीक है जी। अब बाहर चला गया, अब क्या होगा, और वर्क ले लिया, वर्क की आउटपुट हमें मिल गई। ये आपको डेस्टिनेशन पे थोड़ी ना पहुंचाएगा, यदि ये किसी व्हीकल के अंदर लगा हुआ है इंजन, तो क्या इतना काम करके आपको डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगा, नहीं पहुंचाएगा। ये काम तो इसको ना जाने कितनी बार करने पड़ेंगे आपको, आपकी डेस्टिनेशन पे पहुंचाने के लिए। ये जो 4 प्रोसेस इसने एग्जीक्यूट करे हैं, ना जाने कितनी बार इसको ये रिपीट करेगा, आपको अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचाने के लिए। आपकी डेस्टिनेशन पे कब पहुंचाएगा, जब ये इन प्रोसेस को रिपीट करता रहेगा उस तक, कोई नया प्रोसेस नहीं आना। ये हुआ, फिर ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, फिर से स्टार्ट करेगा, फिर जब ये वेस्ट को निकाल देगा तब भी तो पिस्टन यही होगा, फिर ये यहां से स्टार्ट करेगा, फिर ये यहीं से शक करेगा, इनटेक प्रोसेस स्टार्ट करेगा, और इन 4 प्रोसेस को रिपीट करता रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इन 4 प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद फिर से अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है। अब ये मत कहना कि पोजीशन पे तो यहां भी आया था, ये पोजीशन पे तो यहां भी आया था, लेकिन जब हम इसके प्रोसेस को एनालाइज करेंगे तो यहां आएगा जरूर,
लेकिन उस पॉइंट को अचीव नहीं करेगा जिस पॉइंट की हमें रिक्वायरमेंट है। तो हम साइकिल की जब बात करते हैं इस पिस्टन के आने की बात नहीं कर रहे, बात कर रहे हैं कि पिस्टन इस पूरे कंप्लीट करने के बाद प्रोसेस को, चारों प्रोसेस करने के, फिर वही प्रोसेस शुरू से एग्जीक्यूट करने के लिए यहां आएगा वापस। वो होता है कि ये अब अपनी इनिशियल पोजीशन में फिर से आ गया। यहाँ पे 4 प्रोसेस हो सकता है, 8 हो सकते थे, 10 हो सकते थे, 20 हो सकते थे, उसके बाद रिटर्न करके ये यहाँ आता, लेकिन यहाँ 4 में खत्म कर दिया है तो वापस आ गया यहाँ पर। तो ये जो रिपीट करता है जहां से प्रोसेस एग्जीक्यूशन, फिर यहां से रिपीट, फिर यहां से रिपीट, रिपीट, फिर यहां खत्म, फिर यहां से यहां तक, फिर रिपीट, ऐसे चलता है। प्रोसेस एग्जीक्यूशन, फिर यहां से रिपीट, फिर 4 को एग्जीक्यूट किया, फिर यहां से, फिर 4, मीन्स 4 प्रोसेस को कर रहा है और अपनी इनिशियल स्टेज में आ रहा है। तो इसी को जब इनिशियल स्टेज में आ जाता है उसी को हम कहते हैं साइकिल। तो जैसे इसने अपने 4 कंप्लीट किए तो इसका मतलब इसको हम क्या कहेंगे, 1 साइकिल कंप्लीट। एक बार में 4 प्रोसेस करता है तो इसकी जो साइकिल है इसको हम कहेंगे 1 साइकिल कंप्लीट करती है। और 1 साइकिल कंप्लीट। अब यदि आपके मन में चल रहा है कि क्या ऐसा भी हो सकता, कोई ऐसे भी है कि मतलब 2 ही प्रोसेस में कंप्लीट कर दें, हो सकते हैं। क्या 3 में हो सकते हैं, हो सकते हैं। क्या 5 में हो सकते हैं, हो सकते हैं। तो चाहे वो 2 में हो, चाहे 3 में हो, चाहे 4 में हो, चाहे 5 में हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें इतना पता है कि जब जितने में भी कंप्लीट होगा वो उसकी एक साइकिल कंप्लीशन में कंसिडर किया जाएगा। और साइकिल को कंप्लीट करने के लिए कितने प्रोसेस को यूज किया गया, 4 प्रोसेस। ये भी हमें याद रखना भी, ठीक है साइकिल तो उसकी कंप्लीट होती है लेकिन कितने प्रोसेस कंप्लीट करता है, 4 प्रोसेस को कंप्लीट कर देता है। 4 प्रोसेस को उस साइकिल में कंप्लीट किया जाता है। हो सकता है यही काम ये 3 साइकिल में कंप्लीट, 3 प्रोसेस में कंप्लीट कर दे, तो हम कहेंगे एक साइकिल को कंप्लीट करता है और 3 प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है उस काम के लिए। तो आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो अब इसके बाद फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम अंडरगोइंग ए साइकिल, यहां भी हम एक एनर्जी बैलेंस को कंसीडर करें। यहां पर जो एनर्जी बैलेंस है वो एक क्लोज्ड सिस्टम जो ऊपर वाला था और अंडरगोइंग ए साइकिल गया है। तो डेल्टा ई सिस्टम, डेल्टा ई सिस्टम साइकिल के अंडरगोइंग हुआ है। तो यदि मैं कहूं कि पहली जो स्टेज जहां से हमने स्टार्ट की थी वो E1 और जो लास्ट थी वो E4 थी, 4 प्रोसेस हुए तो हम कहते हैं कि वो E4 पहला प्रोसेस। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही हमारा क्लोज्ड सिस्टम जब अंडरगोइंग इस साइकिल जा रहा है वही एनर्जी बैलेंस होगा। अभी हमने पहले ही पढ़ा है, पहले ही पढ़ा है, ये होगा। लेकिन ये जो डेल्टा ई सिस्टम होता है मींस जो E1 माइनस E4 फाइनली लेते हैं हम, ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के। अब अगर जीरो क्यों,
क्योंकि जो हमारे प्रोसेस कंप्लीट हुए साइकिल में वो फाइनली हम वहीं पहुंच गए जहां से हमने स्टार्ट किया था। फाइनल पॉइंट, फाइनल स्टेट इक्वल टू इनिशियल स्टेट। यही तो थी, पिस्टन टीडीसी से चला था और कंप्लीट करने के बाद में लौट के टीडीसी पर ही आ गया। जब टीडीसी से चलना शुरू हुआ था तब फ्यूल की एंट्री होनी शुरू हुई थी, और जब टीडीसी पे वापस आ गया था तब उसके पास कुछ भी नहीं था। तो मीन्स टीडीसी एक ऐसा पॉइंट है कि यदि हम उसको कंसीडर करें कि जब ऊपर की तरफ जा रहा था पिस्टन टीडीसी की तरफ, तब वो बाहर निकाल रहा था, और उसी पॉइंट से जब ये ऊपर जाके नीचे आएगा तो फ्यूल की एंट्री हो। तो फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट, यदि ग्राफ पे हम देखेंगे, कोई भी प्रोसेस उसने चार्ट कंप्लीट किए हैं, सपोज करो कि उसने प्रोसेस ये करा, फिर ये करा, फिर ये करा, फिर ये करा, लेकिन फाइनली यहां आ गया। तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से फिर 1 आ गया, यहां पर आ गया। तो क्योंकि एनर्जी के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं और एनर्जी जो होती है वो स्टेट फंक्शन है, हमने ऑलरेडी इसके बारे में स्टडी की थी। वर्क स्टेट फंक्शन नहीं है, वर्क पाथ फंक्शन है, लेकिन एनर्जी स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी भी तो पढ़ी थी, तो ये यहीं पर आ गया वापस। तो इसका मतलब है डेल्टा इस सिस्टम साइकिल में चेंज नहीं होगी। यही तो बात हो गई, मोटा मोटी यही हो गई। ये तो जी यहीं वापस आ जाना है और यहीं पर वापस आ जाना है, तो फिर इसका चेंज ही क्या होना, चेंज तो ये होएगा नहीं, क्योंकि ये वहीं पर वापस आ गया। तो डेल्टा ई इसके अंदर 0 होता है। तो हम किसी फॉर्म में लिख लें, अब ई फाइनल लिखे माइनस ई इनिशियल लिखे इक्वल टू 0, ई इन ई आउट की फॉर्म में लिखे, ई इन ई आउट ये 0, ठीक है। ई टू हम इसको कह रहे हैं, ये E1 और प्रोसेस कंप्लीट करने ये 2, तो E2 माइनस E1 इन ये फाइनल माइनस इनिशियल हो गया, ये 0, ये चीज हो गई। तो जो एनर्जी बैलेंस है साइकिल के लिए वो क्या कहता है, वो क्या कहता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखना कि क्यू नेट इन, ध्यान देना यहां पर, क्यू नेट इन माइनस इसको वैसे लिख लेते हैं, नेट कि क्यू नेट इन इज इक्वल टू डब्ल्यू नेट आउट। हमारा जो पर्पज है किसी भी साइकिल को यूज करने का, प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने का, वो पर्पज है हमारा इसको रिसीव करना। सारा जो ये तामझाम है ये इसी के लिए तो हो रहा है, ये चाहिए हमें, और ये किससे चाहिए, ये इससे चाहिए, इसी को हमें इसमें ट्रांसफॉर्म करना है। ये सारा बवाल ट्रांसफॉर्मेशन का होगा, और हमारी कोशिश होती है कि ये जो ट्रांसफॉर्म हम कर रहे हैं किसको, हीट को वर्क में, ये कंप्लीट हो, मींस टोटल हीट इसमें कन्वर्ट हो जाए। और यही चीज हमारी काफी टाइम से हम इस चीज में लगे हुए हैं, लेकिन ये हो नहीं पा रही है।
कुछ ना कुछ हीट का पार्ट रह जाता है, तो कंप्लीट कन्वर्जन जो है वो नहीं हो पा रहा है, और ये ही हमारा एरिया ऑफ रिसर्च भी है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी चीजों को याद ध्यान देना कि हमारा ठीक है, हम हीट से वर्क तो ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ठीक। और यहाँ पे हमने क्या लिखा है, क्यू नेट इन, नेट का यहाँ एक अलग ही रोल है, इक्वल टू डब्ल्यू नेट आउट। ये जो क्यू नेट इन है ये वास्तव में क्यू इन माइनस क्यू आउट, क्योंकि हम कंप्लीट हीट को यूज नहीं कर पाते। हीट का कुछ हिस्सा जो हमने हीट की एंट्री कराई है उसका कुछ हिस्सा, इसकी कुछ परसेंटेज ही हम यूज कर पाते हैं। बाकी हीट ये जो क्यू आउट हम लिख रहे हैं ये तो वेस्ट की फॉर्म में निकल जाती है। तो जो यूज हुई है उसी को हम क्यू नेट कहते हैं, और वो क्यू नेट को हम क्या कहते हैं, जो यूज हुई है मीन्स ट्रांसफॉर्म हुई है वही तो वर्क है हमारा, तो इसलिए हम इसको क्यू नेट इन को डब्ल्यू नेट आउट भी कह देते हैं। अब आप कहोगे कि डब्ल्यू नेट का क्या है, फिर इसमें डब्ल्यू नेट आउट क्या है, डब्ल्यू नेट आउट भी यही है कि टोटल डब्ल्यू कितना आउट हुआ है और थोड़ा बहुत वर्क हमें करना भी पड़ता है। अब आप कहोगे कि वर्क भी करना पड़ता है, हमारा पर्पज तो मीन्स वर्क आउट का था, ये वर्क इन क्यों आ गया, मीन्स हमें अपने पास से भी वर्क देना पड़ेगा क्या। तो यस, जब ये प्रोसेस एग्जीक्यूट होंगे, एक साइकिल कंप्लीट होगी, उस टाइम में कुछ वर्क ऐड करना होता है। जैसे कि आप यदि अपनी बाइक को, कार को, कि जिस भी चीज को, व्हीकल को आपको रन करना है तो सबसे पहले आप सेल्फ स्टार्ट उसको करते हैं। सेल्फ स्टार्ट, ये सेल्फ स्टार्ट क्या है, ये वर्क ही तो है जो आपने इनपुट किया, अदरवाइज क्या वो चलता, नहीं चलता। आपको सर एक बार देने के बाद फिर तो नहीं दिया, लेकिन ठीक है वो तो आपको दिखाई दिया, लेकिन जब इंजन अपनी साइकिल को कंप्लीट करता है तो उस टाइम के दौरान भी छोटा छोटा वर्क इसको हमें कंटिन्यूसली देना पड़ता है। जब हम साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कहाँ पे वर्क को दिया जाता है, ले तो रहे हैं लेकिन दिया भी जाता है। वो बात अलग है कि हम इसी हीट के छोटे से अमाउंट को यूज करके डब्ल्यू इन में दे देते हैं बाद में। तो ये आपको याद रखना है कि जब साइकिल के टाइम में एनर्जी जो बैलेंस होगी वो इस तरीके से हम इसको लिख देंगे, क्यू नेट इन इज इक्वल टू डब्ल्यू नेट आउट। ठीक है, ये रेट फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम, ठीक, ये रेट फॉर्म में भी लिखी जा सकती है। तो ये तो रेट फॉर्म हो गई। और ये टोटल, ठीक है, टोटल का बैलेंस है, ये है क्या, एनर्जी बैलेंस ही है। तो क्यू नेट इन इक्वल टू डब्ल्यू नेट आउट होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको याद रखना है, जिसका आगे यूज होगा।
एक क्लोज सिस्टम के अंदर यदि हम देखें तो वर्क तो डन हो जाता है, ठीक है, डब्ल्यू नेट आउट तो हो गया, डब्ल्यू नेट आउट तो हो गया, वो जो आउट हुआ है वो किससे हुआ है, हीट से, क्यू नेट इन, और हमने अभी पढ़ा कि ये बराबर होता है, ये बराबर भी होता है, तो इसका डिफरेंस क्या आना चाहिए, 0। लेकिन कब, जब साइकिल होगी, जब साइकिल कंप्लीशन की बात होगी तब इसका डिफरेंस 0, क्योंकि ये आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। अदरवाइज हम इसको क्या कहेंगे, यदि साइकिल कंप्लीट नहीं होती हुई है अभी तक, तब तक ये डेल्टा ई सिस्टम रहेगा, इन दोनों का डिफरेंस वो डेल्टा ई सिस्टम होता है। डेल्टा ई सिस्टम मींस यदि साइकिल को आपने बीच में रोका तो फिर कुछ पार्ट जो है उसकी एनर्जी को चेंज करने में जाएगा सिस्टम की, ठीक। तो इस तरीके से हम, लेकिन साइकिल कंप्लीट होती है तो साइकिल कंप्लीट होगी तो उसमें तो ये 0 ही रहना है, क्योंकि साइकिल कंप्लीशन में ये बराबर होते हैं। चलिए आगे अगर स्टडी करेंगे तब आपकी समझ में क्लियर हो जाएगा। तो ओके, ये आपका एनर्जी एंड एनर्जी एनालिसिस चैप्टर खत्म होता है। ओके, थैंक यू।